नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है नाटक विधा। तो नाटक विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा-सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को देखा था। तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101 कि रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? यानी कि रत्नावली नाटक जो था ना, ये किस भाषा का नाटक था जो कि हिंदी में अनुवाद इसका किया गया? ए बंगला, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी मराठी। तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि ये संस्कृत भाषा का नाटक था जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। ये ध्यान में रख लीजिएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बात करें, ये नाटक तो आप देख रहे हैं ना, रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित है। हर्ष को संस्कृत में लिखित 3 नाटकों के रचयिता माना जाता है। इसमें रत्नावली है, नागानंद और प्रियदर्शिका है। ये ध्यान में रखिएगा। भारतन जी ने कुल 17 नाटक लिखे हैं जिनमें 8 मौलिक और 9 अनुदित नाटक हैं। आप लोगों द्वारा बार-बार मांग की जा रहे थे कि जो है ना, क्या कहते हैं इसको, जो कॉलम के अंदर चीज़ें हैं उसको भी पढ़ी जाए, उसका व्याख्या भी किया जाए। तो बिल्कुल देखिए, अनुदित नाटक की बात हम लोग करते हैं तो विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबर, रत्नावली, धनंजय विजय, कपूर मंजरी और भारत। और मैंने आपको बताया था कि बीरद कपा मुदा, बीरद है विद्या, पाखंड, रत्नावली, धनंजय, कपूर मंजरी, भारत, जननी मुद्रा रासद, दुर्लभ बंधु, सत्य हरिश्चंद्र। और मौलिक है वैदिक हिंसा हिंसा ना बहुत, श्री चंद्रावली नाटिका है, विशेष्य विषम औषधम है, भारतदुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप इनके द्वारा मौलिक नाटक है। ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 102 है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? ये उर्वशी, बी अग्निमित्र, सी एक घूंट या फिर डी चंद्रगुप्त। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी चंद्रगुप्त इज राइट आंसर, है ना। ये चंद्रगुप्त नाटक का आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये गीत है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद कृति चंद्रगुप्त नाटक से है, जिसको प्रसाद जी की स्त्री पात्र जिसका नाम कार्लिया द्वारा गाया गया है। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य कथन है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी में है नीलिया, कर्नेलिया, लिया लिया, ज्वालामुखी कार्नेलिया, ज्वालामुखी कार्नेलिया, ऐसे कुछ बना लीजिएगा। और महत्वाकांक्षा का मोती नहीं उठाता सीप में पड़ता है, चाणक्य कथन है। सीप में चाणक्य, सीप में चाणक्य, ठीक है। चलिए आगे, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक सज्जन, करड़ाली, सज्जन मैंने आपको बताया सज्जन 10 जन होते हैं, 10 में, कल्याण करो बार बार 12 में, प्राश्चित 13 में लिखा गया, राजश्री 15 में, विशाख दत्त 2-1, अजात शत्रु मिल जाए तो उससे 2-2 हाथ करिए 22 में, स्कंदगुप्त 2 ठे होते हैं 28 में, और चंद्रगुप्त 31 होता है। 31 में देखे होंगे चंद्रमा गुप्त हो जाता है 31 में। ध्रुव स्वामी तनमंथन तीनों से होती है, 3-3, 33 ध्यान में रख लीजिएगा। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित 1961 ईस्वी में प्रकाशित उर्वशी काव्य नाटक में दिनकर ने उर्वशी और पूर्वा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। अब प्रश्न संख्या 103 है कि कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? ये गोविंद बल्लभ, बी रामविलास शर्मा, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी राममोहन राकेश। तो कोणार्क कोस पर दशरथ नंदन, मैंने आपको ट्रिक बताया था, जगदीश चंद्र माथुर का है। और ट्रिक मैंने आपको यही बताया था, कोस पर दशरथ नंदन, कोस पर दशरथ नंदन, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। और देखिए कैसे कोस पर दशरथ नंदन है ना। देखिए कोस से कोणार्क कितना 51, सा से हो जाए सरदिया, पर पा से पहला राजा राजा रघुकुरेत दशरथ नंदन। तो इनके नाटक है कोस पर दशरथ नंदन, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुकुरेत, दशरथ नंदन। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक ने लिखा है कि यह नाटक ना पौराणिक है, ना ऐतिहासिक, ना यथार्थवादी है, ना तो यह एक मॉडर्न एल्गेरी है, आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप है। मोहन राकेश के नाटक को मैंने आपको बताया था कि आल आधे अधूरे होते हैं। आप हार
आषाढ़ का एक दिन 1958 में आषाढ़ का दिन होता है। आधे अधूरे अधूरे व्यक्ति होता है तो 69 उल्ट, लारो क्रासन तिरछे तिरछे होते हैं, पैर तले जमीन इनका अधूरा है ना। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है ना। अब आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 104 है कि अंधा युग में कुल कितने अंक हैं। अब देखिए, जब अंधा युग होगा ना तो उसमें कितने अंक होंगे, 5, 3, 10, 4। तो सबने बताया कि सर अंधा युग में 5 होते हैं। 5 अंधा, एक कहानी आप पढ़े होंगे ना कि रामपुर गांव में एक हाथी आ गया था, इसमें 5 अंधे आए थे। तो अंधा युग में भी 5 अंक है। ऐसे ट्रिक बना करके आप हमेशा के लिए इसे बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या इसका देख लीजिए, व्याख्या कि अंधा युग में कुल 5 अंक है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस नाट्य गीत का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था और इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इस गीत नाट्य में विभिन्न पात्रों की योजना की गई, यानी कि ये गीत नाट्य है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। प्रमुख पात्र जैसे अश्वत्थामा, गंधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, है ना, विद्रयाचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युष्य, है ना, और गूंगा भिखारी, प्रहरी वन, बलराम और कृष्ण इत्यादि इसके प्रमुख पात्र हैं। प्रश्न संख्या 105 है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार्य की रचना है। धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा, हो गया हरिकृष्ण प्रेमी। तो भैया प्रकाश और परछाई, है ना, विष्णु की कृपा से, विष्णु की कृपा से प्रकाश और परछाई होता है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। इनकी अन्य एकांकियाँ है, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर होता है ना, तो विष्णु प्रभाकर मैंने बताया था। ये रेखाएं ये दायरे विष्णु प्रभाकर, इंसाफ विष्णु से मिलेगा, है ना। जबकि धर्मवीर भारती की एकांकी है प्यासी नदी प्यासी थी, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हरिकृष्ण प्रेमी के एकांकी, बेड़ियाँ बादलों के यार, वाड़ी मंदिर, नया समाज पश्चाताप, और यह भी खेल है, रूप शिखा, मातृभूमि का मान, निष्ठुर न्याय। अब प्रश्न संख्या 106 है कि चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है। ये देखिए 1945, 1975, 1820 या फिर 1931। तो चंद्रगुप्त हो जाता है ना 31वें दिन में, अंतिम महीना का जो दिन होता है उसी में गुप्त होता है, तो 1931 को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल सन 1931 ईस्वी है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है और प्रसाद जी के मन में भारतीय गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र जिनमें पुरुष पात्रों के देखेंगे, चंद्रगुप्त, चाणक्य, सक्टार, सिंहरण, है ना। तो चंद्रगुप्त, चाणक्य, सक्टार, सिंहरण, आंबिक, राक्षस, पर्वत और सिल्लुकस। स्त्री में कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी है। और चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। तो प्रसाद के प्रमुख है जो नाटक है, सज्जन मैंने आपको बताया 10 जन, कल्याण करो बार बार, करुणा 13 में है, प्रायश्चित 13 में है, राजश्री 15 में, और अजाशत्रु 2 शत्रु से 2 हाथ, जन्म जगन्नाथ 26, स्कंदगुप्त 2 है, दुर्शामनी 33 है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, करुणा करो बार बार, ठीक है, प्रायश्चित 13। तो ऐसे कुछ आपको क्लू बनाना है, इसको वैसे स्टार लगाकर अपने दिमाग में बैठा लेना। प्रश्न संख्या 107 है कि संयुक्ता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, राधाकृष्ण दास या श्रीनिवास। देखिए संयुक्ता का स्वयंवर कहाँ होगा, बोले श्रीनिवास से होगा। श्रीनिवास पर जाएंगे ना तो संयुक्ता का स्वयंवर वहाँ पे चल रहा होगा या संयुक्ता का स्वयंवर वहाँ पर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है और बिल्कुल इसको ऐसी तरह से आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लीजिए। संयुक्ता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास जी हैं। लाला श्रीनिवास दास जी को हिंदी का पहला उपन्यास जो कि परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखने का गौरव प्राप्त हुआ है। और श्रीनिवास दास जी भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। इनके अन्य नाटकों में प्रहलाद चरित्र जो निवास करना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर प्रहलाद का चरित्र निवास करे, 1888 में। रणधीर प्रेम मोहिनी निवास करे, तप्ता सम्रण, संयुक्ता स्वयंवर, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के नाटक है नल दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। और भारतेंदु के नाटक प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। प्रश्न संख्या 108 है कि अंग्रेजी नाटक मार्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया। दुर्लभ बंधु, समुद्र का व्यापारी,
दुर्लभ व्यापारी या व्यापारी राक्षस। तो सब जान रहे हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का मतलब होता है दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु प्रश्न संख्या 108 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब इसका भी व्याख्या आप देख लीजिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतन जी ने दुर्लभ बंधु नाम से किया। भारतन के अन्य नाटक है विद्या सुंदर, जो कि संस्कृत नाटक चौर पंचाविश से है। पाखंड विडंबन की बात करते हैं, प्रदोष चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक से है। धनंजय विजय व्यायोग के कांचन कवि कीर्ति संस्कृत नाटक का है। कपूर मंजरी सट्टक है, राजशेखर कीर्ति प्रकृत का है। और भरजन्नी ये भी देखेंगे कि जो कि बंगला में महाभारत से लिया गया है। और मुद्रा राक्षस विशाख दस के संस्कृत का अनुवाद है। तो ऐसे कुछ किलो बनाना है। विरध कपा मृदु, विरध कपा मृदु। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 109 है कि भारतन जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा या सत्य हरिश्चंद्र। तो भैया आपको बताना है ना, बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए जानकी मंगल इज राइट आंसर। भारतन जी जानकी मंगल में अभिनय किया था। व्याख्या देख लीजिए। भारतन जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया। यह शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाट्य कृति है। भारतेंदु की पुराण पुरुष, भारतेंदु जो है ना हिंदी के पुराण पुरुष कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है कि भारतेंदु जी ने कुल 17 नाटक लिखे, 8 अनुदित, 9 मौलिक। अब उनकी अनुदित विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको बिल्कुल रटा जाएगा, याद भी होगा, है ना। और मौलिक में है वैदिक हिंसानाभ, वैदिक हिंसानाभ 73, प्रेम जोगिनी 75 में है, चंद्रावली 76 में, विशेष विशोधम 76 में है, भारत दुर्दशा 80 में, 80 मैंने बताया था, नील देवी 81 होती है, 81, अंधेर नगरी 81 होती है, 81, सती प्रताप 83। ऐसे कुछ किलो बनाना है, सबको दिमाग में बैठाना है। संख्या 10 से ध्रुवस्वामी के प्रतिपाद हैं। ये कहने कि स्त्री पुरुष का ढोंग ना करो, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती। स्त्री उपहार देने की वस्तु नहीं है। पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। और स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सही है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 110। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी का मतलब होता है 3 और 4। 3 में क्या है, स्त्री उपहार देने की वस्तु नहीं है, पुरुष को अपनी संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे, और स्त्री को अपने चुनाव निर्णय करने की स्वतंत्रता है। शी मतलब 3 और 4 इज राइट आंसर। व्याख्या देखिए, स्त्री उपहार देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे, तथा स्त्री अपने चुनाव और अंतर करने, है ना। इसलिए आपने देखा ये सही है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामी 1933 में शंकर प्रसाद द्वारा रचित है ना, विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है। ध्रुवस्वामी नाटक के पात्र हैं ध्रुवस्वामी, मंदाकिनी, कोमा। पुरुष पात्र में रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, मिहिरदेव और पुरोहित प्रमुख पात्र हैं। इस नाटक में ध्रुवस्वामी प्रमुख पात्र है जो नारी चिंतन के विषयों को समग्र रूप में प्रस्तुत करती है। नाटक में पात्रों के माध्यम से महिला की समस्याओं को, समाज के महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को उजागर करता है। ये 111 शरंधरी के रचनाकार हैं। ये कह रहे हैं कि सियाराम शरण गुप्त, मालती शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश वर्मा। तो 111 का अब आपको जवाब भी फौरन मिल गया कि शरंधरी नाटक है। और नाटक कौन कर सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त का ये नाटक है शरंधरी, ध्यान में रख लीजिएगा। और चलिए अब हम लोग इसके व्याख्या को देखेंगे कि शरंधरी नाटक के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। यह गुप्त जी द्वारा रचित नाटक है। अन्य नाटक है रंग में भंग ना करो 9 में है। राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट दोनों 29 में, गृहिणी ब्रजांगना, वैतालिक शक्ति, स्वदेश संगीत और हिडिंबा हिंदू आदि। प्रश्न 112 है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न है। भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी, रणधीर, प्रेम मोहिनी। ये लीजिए, रणधीर प्रेम मोहिनी की बात करते हैं ना, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक नहीं है, बल्कि ये नाटक किसका है, लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया है। ध्यान में रखिएगा। व्याख्या आप देख सकते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक 1877 ईस्वी में, है ना, नामक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, जबकि यह लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। और इनका अन्य नाटक तप्ता सम्रण एवं संयोगता स्वयंवर भी है। भारत दुर्दशा
1880 में, नील देवी 81 है, 81 में, प्रेम जोगनी 75वें भारतेंद्र के नाटक है। प्रश्न संख्या 113 है कि कल कौतिक रूपक के रचयिता कौन है? भारतेंद्र चंद, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। तो कल कौतिक में क्या है? प्रताप करो, प्रताप करोगे। कलयुग में तो भैया यही है, रूपक क्या रूपक है? अगर आप प्रताप करते हो तो आपको चैन होगा, आपका यश मिलेगा, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। जिस भी फील्ड में आपको अपना एक रूपक बनाना है तो प्रताप करना है, ध्यान में रख लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए। कल कौतिक रूपक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र। अन्य रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्त शतक, त्र्यंताम, श्रृंगार विलास और हरगंगा, है ना। भारतेंद्र चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भक्त सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, विजयनी विजय वजंती, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा, बसंत होली, विजय वल्लरी, जाति संगीत, सबको लेके आपको चलना होगा। अब प्रश्न संख्या 114 है कि निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंद्र चंद्र का नहीं है? भारतदशा, संयुक्ता स्वयंवर, विशेष औद्धम और नील देवी। तो 114 का जवाब भी आपका फटाफट आ गया कि सर निम्न में से कौन सा भारतेंद्र चंद्र का नहीं है? तो भारतदशा है, विशेष औद्धम है, नील देवी है। लेकिन संयुक्ता का स्वयंवर जो होता है ना, वो लाला श्रीनिवास के यहाँ होता है, लाला श्रीनिवास में होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। यही नहीं है, अब इसकी व्याख्या भी देख लीजिए कि संयुक्ता स्वयंवर नाटक भारतेंद्र का नहीं है, जबकि यह नाटक का श्री निवास दास का है और इसकी रचना 1886 ईस्वी में हुई थी। भारतदशा, विशेष औद्धम, नील देवी भारतेंद्र चंद्र के नाटक है। अब प्रश्न संख्या 115 के इनमें गौतम बुद्ध की आख्यान पर आधारित नाटक है। टूटते प्रवेश, जय पराजय, अजात शत्रु, लहरों के राजहंस। लीजिए भैया 115 का जवाब आया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी लहरों के राजहंस जो है ना, ये गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक मोहन राकेश कृति लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस 1963 में है। मोहन राकेश के अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन 58 में, आधे अधूरे 69 में, पैर तले जमीन विभिन्न के नाटक है। जबकि टूटते प्रवेश नाटक विष्णु प्रभाकर का है, इधर में रखिएगा। इनकी अन्य नाटक है डॉक्टर समाधि, जय पराजय उपेंद्रनाथ अस्कर द्वारा लिखित नाटक है, आजाद शब्द जयशंकर प्रसाद कृति नाटक है। और अन्य इनके नाटक है सज्जन, 10 जन, कल्याणी, प्रणय, बार बार करो, करुणालय 13 है, अजात शब्द से 2 हाथ 22 में, कामना 26 में और स्कंद गुप्त 2 होते हैं 1928 में। जैसे भी याद हो याद करने का प्रयास करना है और आपको इसको पढ़ाते हुए चलना है। प्रश्न संख्या 116 है कि अग्निलीक काव्य नाटक कृति के लेखक हैं, कौन है? लक्ष्मीनारायण लाल, सेठ गोविंद दास, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता। तो देखिए अग्नि की लीक भारत में बनी है, अग्नि की लीक जो होती है ना, वो भारत में बनी है। ठीक है, तो भारत भूषण अग्रवाल द्वारा है, ध्यान में आप रख लीजिएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि अग्नि की लीक कैसे। ठीक है, चलिए अग्निलीक नाटक है, काव्य नाटक के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल हैं। इसका विषय राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। जबकि लक्ष्मीनारायण लाल के नाटक है अंधा युग, मादा कैक्टस, नाटक बहुरंगी, रात रानी, रक्तमाल। सेठ गोविंद दास कृति है नाटक विकास, सेवा पथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी। तथा नरेश मेहता की कृति है नाटक है, कृत नाटक है खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। तो ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 है कि 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? एक ये उपन्यास, नाटक है, आत्मकथा, काव्य संकलन। तो 8वां सर्ग जो है ना, आप लोग जान रहे हैं सर्ग है तो नाटक ही होगा, सर्ग है तो नाटक को ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा और व्याख्या देख लीजिएगा। 8वां सर्ग नाटक विधा की रचना है, सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है। 8वां सर्ग कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य प्रसिद्ध नाटक है द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनिया एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद ए हयात। तो ये सब ध्यान में आप रख लीजिएगा। आप प्रश्न संख्या 118 है कि इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मीनारायण लाल या सुरेंद्र वर्मा?
तो आपका आ गया जवाब सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जयशंकर प्रसाद जी ने जो है सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले हैं। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। दिए गए नाटककार में जयशंकर प्रसाद सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रतिष्ठित है सज्जन 10 जन, कल्याणी प्रणय 12 में, करुणालय 13 में, प्रायश्चित है ना 13 में, राजश्री 15 में, विशाख 21 में, अजातशत्रु 22 में और जन्मेजय का नायक 26 में होता है, स्कंदगुप्त 28 में होता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए चलना है और बिल्कुल सबको रटना है। अब प्रश्न संख्या 119 है कि आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लालिया, मोहन राकेश। तो आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश। और आषाढ़ का एक दिन क्या होता है? 58 का होता है। 1958 में मोहन राकेश ने लिखा है, ये ध्यान में रखिएगा। व्याख्या आप देख लीजिएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता मोहन राकेश है। मोहन राकेश के नाटक नेहरू के राजहंस, आधे अधूरे। जयशंकर प्रसाद के नाटक देखिए बार बार आ रहा है प्रश्न, सज्जन, कल्याणी, परिणय, गरुड़ालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नायक, कामना, स्कंदगुप्त, एक गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। ये प्रसाद जी के नाटक है। लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक है कि अशोक, गरुड़ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेघ, तिस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 120 है कि इन भारतेंदु के नाटकों का सही कालक्रम क्या है? ये 1850 से 1850, 1850 से 85, 1850 से 1900 या फिर 1850 से 1905। तो इसके हिसाब से आपका जो जवाब आएगा थोड़ा सा सोच समझ करके आपको जवाब देना होगा। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को ला दिया। 1850 से 1900 का जो समय है ना, ये भारतेंदु के नाटकों का है, ध्यान में रखिएगा। और व्याख्या इसकी आप लोग देख लीजिए। भारतेंदु के नाटक का सही कालक्रम 1850 से 1900 ईस्वी है, अन्य विकल्प असंगत है। 121 है कि स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक में से कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा या फिर लक्ष्मीनाथ। तो देखिए स्वर्ग की झलक देख करके और अंधी गली देख करके व्यक्ति के अंदर क्या आ जाता है? भट्ट से अश्क आ जाता है, अश्क आने लगता है। अगर किसी को स्वर्ग की झलक दिखाई दे दे और या तो फिर वो अंधी गली में फंस जाए, तो अंधी गली में फंसेगा तब उसको अश्क आएगा और स्वर्ग की झलक देख करके अश्क आता है। अश्क फॉर उपेंद्रनाथ अश्क को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक उपेंद्रनाथ अश्क है। उपेंद्रनाथ अश्क के अन्य एकांकी है कि लक्ष्मी का स्वागत देख करके अश्क आता है, पापी को देख लेंगे तो व्यक्ति डर जाता है, अश्क आने लगता है। मोहब्बत में भी लोग जब बिछड़ते हैं या किसी की मोहब्बत देख करके अश्क आता है। जोक पकड़ ले तो अश्क आना है, चरवाहे को भी देख करके अश्क आने लगता है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पर्दा उठा दिए तो अश्क आया, पर्दा गिरा दिए तो अश्क आया। ऐसे कुछ क्लू बनाना है, ठीक है। और उदय शंकर भट्ट के एक ही कब्र में 10,000 नए मेहमान आते हैं तो लोग भट्ट से जो है सेवा खातिरदारी में लग जाते हैं। पर्दे के पीछे मुंशी अनोखे लाल और विष की पुड़िया भट्ट से, बुढ़िया विष की पुड़िया होती है। ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा और इन्हें ध्यान से याद करने का प्रयास करिएगा। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। गोपाल राम की हरवी, भारती दर्शन, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कोई काम करे तैसा उसको गहमरे दे दो। जैसे को तैसे गही मारो। आपको कोई मारे तो तुरंत ही गही के आप मारो। तो बस यही जैसे को तैसा गही मारो माने गोपाल राम गहमरी का है। तो देख लीजिए जैसे को तैसो नाटक के रचनाकार गोपाल राम गहमरी है। यह एक अनुदित नाटक है और इनका अन्य नाटक देश दशा है। जबकि भारतेंदु के प्रमुख नाटक अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी, ये सब हरिश्चंद्र है। अब जयशंकर प्रसाद ने सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामी जैसे नाटकों की रचना की है। प्रश्न संख्या 123 है, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है। तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंधु, उपयुक्त सभी, एकदम उपयुक्त सभी। विकल्प डी इज राइट आंसर। व्याख्या देख लीजिए। दिए गए नाटक जो प्रसाद उत्तर योगीन है। तीसरा हाथी 1975 में रमेश बच्ची ने लिखा। सेतुबंध बेहतर होता है 1972 में सुरेंद्र वर्मा ने लिखा। बिन बाती के दीप शेष होते हैं, एक शेष 80 में, 1980 में। प्रश्न संख्या 124 है कि गलत कथन कौन सा है? ये आपको जवाब देना है, गलत कथन कौन सा है। कि नाटक के समक्ष समय का बंधन होता है, नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, नाटक के संवाद सरल एवं गत्यात्मक होने चाहिए,
लिखित रूप में नाटक का आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी हो जाता है। तो 124 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों को जवाब आ गया। सर बिल्कुल बिल्कुल लॉक किया जाए, है ना। कौन गलत है? बी। सॉरी मित्रों, नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, ये गलत है ना। कुछ ऐसी घटना है जिसको प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या देख लीजिए। कह रहे नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, यह कथन नाटक संबंध में गलत है ना। नाटक में नाटककार के समय का बंधन होता है। नाटक में कुछ विशेष घटनाओं को ही प्रदर्शित किया जा सकता है। नाटक के संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए और लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन पर वही बहुआयामी होता है। प्रश्न 125 है कि इनमें से कौन सी रचना भारती हरिश्चंद्र कृति नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम मोहिनी या फिर अंधेर नगरी। तो प्रेम की मोहिनी जो होती है ना, वो भारतन जी की नहीं है, बल्कि प्रेम की जो मोहनी वाली होती है, प्रेम को मोहती है, वो किसकी होती है? वो भैया लाला, है ना, किसकी? प्रेम को मोहने वाली ये बिल्कुल लाला श्रीनिवास दास की है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या देख लीजिए। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, विशेष विषम अवधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप आदि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक है। जबकि प्रहलाद चरित, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्तान श्रवण, संयुक्ता स्वयंवर ये श्रीनिवास दास जी की नाटक है, ध्यान में रख लीजिएगा, रचनाएं। ठीक है, संख्या 126 है कि अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? ये पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था संस्था कुंठांकित की गई है। बी है कि व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। सी है कि इसके द्वारा कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा की गई है। और डी है कि युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। तो अंधा युग का कौन सा कथन गलत है? 126 के विषय में आपका जवाब आया कि सर विकल्प सी को ध्यान से देखे होंगे। तो इसके द्वारा कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा की गई, यही गलत है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब है और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। इसकी व्याख्या देखिए। अंधा युग के विषय में इसके द्वारा कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा की गई, ये कथन गलत है। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था संत्रास कुंठा अंकित की गई है। व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। युद्ध की अंतिम अपरिणित पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। सभी कथन सही हैं। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती। ये लीजिए प्रश्न संख्या 127 आपके स्क्रीन पर आ गया कि जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अलका गांधार की राजकुमारी है, ये गलत है। बी कल्याणी मगध की पटरानी है, ये गलत है। सी कार्नेलिया भारत की सराहना करती, ये गलत है। या राक्षस नंद का मंत्री है। तो देखिए जो कल्याणी आप देख रहे हो मगध की पटरानी नहीं बल्कि मगध की राजकुमारी है, ये होना था, यही गलत है ना। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया, बिल्कुल सही चुनाव किया और बहुत सही तैयारी आपकी यहाँ पर दिख रही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कल्याणी मगध की पटरानी है, ये कथन गलत है। जबकि सही वाक्य है कल्याणी मगध की राजकुमारी है, मैंने आपको बताया ही। अलका गांधार की राजकुमारी है, कल्याणी भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। यह नाटक के पात्रों के विषय में सही है। प्रश्न संख्या 128 है कि नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। करबला प्रेमचंद का यह शुद्ध है। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का यह शुद्ध है। यासी रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा का है। या अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर का है। तो सब ने पकड़ लिया 128 का कि अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर का नहीं है बल्कि अंजू दीदी अश्क बहाती है। अंजू दीदी तो अश्क बहाती है, अश्क फार उपेंद्र नाथ अश्क का है, ध्यान में रख लीजिएगा। और जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं कि नाटक और नाटककार का अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर युग्म अशुद्ध है ना। शुद्ध विवरण इस प्रकार से है। अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अश्क, अंजू दीदी है ना तो अश्क बहाती है। करबला, करबला में प्रेम करो, करबला तो प्रेम हो, प्रेमचंद का है। नदी प्यासी होती है ना, तो नदी प्यासी थी धर्म की,
और रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है, चलिए। संख्या 129 है कि निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित ये युग्म सही नहीं है। अज्ञातवास द्वारका प्रसाद मिश्र का है, कामना जयशंकर प्रसाद का, बरमाला गोविंद का, करबला उदय शंकर भट्ट का है। यही अभी आपने देखा, करबला उदय शंकर भट्ट का नहीं, करबला से प्रेम करो प्रेमचंद का है, ध्यान में रख लीजिएगा। और जिन भाई बहनों ने डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। व्यासंग तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही, निश्चित रूप से आप सब लाख लाख बधाई के पात्र हैं। व्याख्या देखिए, नाटकों के उनके युग्म से करबला उदय शंकर भट्ट का युग्म सही नहीं है। सही वर्ण ये है, करबला से प्रेम करो प्रेमचंद का है, अज्ञातवास द्वारिका में बिताओ, कामना प्रसाद से करो प्रसाद मिल जाए, बरमाला गोविंद वल्लभ पंत की है। सब ध्यान में रख लीजिएगा और आगे इसको बढ़ाते चलिएगा। संख्या 130 है कि मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया। अनीता राकेश ने, कमलेश्वर ने, श्यामानंद जलान ने, सुरेंद्र वर्मा ने, या फिर धर्मवीर भारती ने। 130 का जवाब आपका देना है सर, कमलेश्वर ने पूरा किया था, है ना, कमलेश्वर ने। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा, मोहन राकेश के पैर तले की जमीन कमलेश्वर ने पूरा किया, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। सॉरी मित्रों, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को कमलेश्वर ने पूरा किया। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 का, लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य, जिसका नाम सौंदरानंद के आधार पर किया था। सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक द्रौपदी, सेतुबंधु, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी आदि तथा धर्मवीर भारती के प्रमुख नाटक अंधा युग है। अब किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है। राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर, लक्ष्मीनारायण लाल या फिर उपेंद्रनाथ अस्क। तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ गया सर, विकल्प ए को लाग किया जाए। विकल्प ए राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके विकल्प को मतलब व्याख्या को देखेंगे हम लोग। राम कुमार वर्मा ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। राम कुमार वर्मा के प्रसिद्ध एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिटाई, चौरमित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान। भुवनेश्वर की प्रसिद्ध एकांकी कारवां है। जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध एकांकी मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, खंडहार, कबूतर खाना आदि हैं। तथा लक्ष्मीनारायण लाल की प्रमुख एकांकी है नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे दूसरा दरवाजा। प्रश्न संख्या 132 है कि स्कंद गुप्त में धातु सेन पर अनंत देवी के कुद होने का कारण धातु सेन द्वारा क्या करना है। ये कह रहे हैं कि कुमार गुप्त से परिहास, बी चाणक्य की नीतियों पर व्यंग, सी युद्ध का विरोध, डी नर्तकियों पर विषकन्या होने का शक, और सी है राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। ये आपका जवाब अब मिल गया कि सर विकल्प ई को लाग किया जाए, है ना, राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। कुद होने का कारण क्या है कि धातु सेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत पाने के बाद उसने जो है वो कुद हो गया था। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। इसकी व्याख्या अंदर देख लीजिएगा कि स्कंदगुप्त में धातु सेन पर अनंत देवी के कुद होने का कारण है कि धातु सेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। स्कंदगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस नाटक में कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसकी भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक सज्जन, कल्याणी, प्रलय, करुणालय, प्राश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग, एक कामना, एक घोट और चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी है। प्रश्न संख्या 133 है कि आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है। ये काले सूट वाला, जुनेजा, महेंद्र, जगमोहन या सिंघानिया। तो 133 का जवाब आया कि सर आधे अधूरे नाटक में ना सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक का तुलना जुनेजा करता है। विकल्प भी जुनेजा इज राइट आंसर। व्याख्या देखिए, आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा जुनेजा करता है। आधे अधूरा मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है, 1969 में लिखा गया है, मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित है। इस नाटक को सभी पुरुषों के किरदार को एक पात्र निभाता है। इसका प्रकाशन 1969 में हुआ।
ये पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन 58 में, लहरों के राजहंस 1963। प्रसंख्या 134 है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंद गुप्त में कल्पित पात्र है खिंगिल, गोविंद गुप्त, बंधु वर्मा, प्रपंच बुद्धि, पृथ्वी सेन। तो जवाब आ गया अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, प्रपंच बुद्धि, है ना। स्कंद गुप्त में कल्पित पात्र है प्रपंच बुद्धि। प्रपंच बुद्धि, है ना, किसी की बुद्धि प्रपंच है, कल्पित है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिए। जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंद गुप्त में प्रपंच बुद्धि कल्पित पात्र है। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। स्कंद गुप्त नाटक 1928 में लिखा गया। इस नाटक में कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति का चित्रण हुआ है, जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। प्रसाद का नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्राश्चित, राजश्री, विशाख, अजाशत्रु, एक घूट, चंद्रगुप्त, धुरस्वामी। स्कंदुम नाटक के पात्र प्रणदत्त, भट्टारक, देवकी, स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त, अनंत देवकी, जयमाला और देव सेना। प्रसंख्या 135 है कि आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये कह रहे हैं कि पारिवारिक घटना की गाथा है, मध्यवर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त ये नाट्य कृति है। तो 135 का जवाब अब मुझे लग रहा है कि विकल्प सी होना चाहिए, है ना। स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, ध्यान में रख लीजिएगा। 1969 में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब विकल्प से ई में आप देखेंगे कि आधे अधूरे के बारे में कथन अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है। ऐसा ही नहीं है, आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन 1969 में हुआ है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन, इधर में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रसंख्या 136 है कि अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र कौन है। गांधारी, दुर्योधन, कृतवर्मा, अश्वत्थामा या फिर युष्ट। 36 का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अश्वत्थामा जो है ना, ये प्रतिहिंसा का प्रतीक है। अश्वत्थामा प्रतिहिंसा का प्रतीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। व्याख्या देखिए कि अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र अश्वत्थामा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। भारती जी ने अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन के बाद की जो उत्तरोत्तर घटनाओं का सहारा लेकर के कथावृत्त प्रस्तुत किया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युत्सु, वृद्धयाचक, गूंगा भिखारी। प्रसंख्या 137 है कि अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है। संजय, गांधारी, धृतराज, दुर्योधन या फिर अश्वत्थामा। तो 37 का जवाब सबका आ गया कि गांधारी ने कहा है। किसने कहा है? गांधारी ने कहा है। विकल्प बी को आप लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या आप देख लीजिए कि अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक गांधारी ने कहा। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर। ठीक है, चलिए अब प्रसंख्या 138 है कि मिट्टी के लोदे, सबके सब मिट्टी के लोदे, आधे अधूरे में यह कथन किसका है? एक पुरुष, एक स्त्री, लड़का, छोटी लड़की, बड़ी लड़की। तो आपका जवाब अब बिल्कुल आ गया होगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इसका सही जवाब दे देंगे कि सर जो छोटी लड़की होती है जिसका नाम होता है किन्नी, किन्नी का कथन है। छोटी लड़की किन्नी, किन्नी और बिन्नी है ना, ध्यान में रख लीजिएगा, किन्नी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। मिट्टी के लोदे, सबके सब मिट्टी के लोदे, आधे अधूरे में यह कथन छोटी लड़की किन्नी का है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है।
इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, जुनेजा आदि। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इनके अन्य नाटक है साड़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले जमीन। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इस नाटक को मिल के पत्र के रूप में भी जाना जाता है। अब प्रश्न संख्या 139 है कि स्कंदगुप्त ने कब कालिदास का नाम है, क्या नाम है? पैड़दत्त, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त, चक्रपालित, पुरुगुप्त। तो 39 का जवाब आपका आना चाहिए कि स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का क्या नाम है। आ गया जवाब कि सर मातृगुप्त इज राइट आंसर, है ना। कालिदास का नाम मातृगुप्त है, ध्यान में रख लीजिएगा, विकल्प सी को लॉक कर लीजिएगा। व्याख्या देखिए कि स्कंदगुप्त ने कवि कालिदास का नाम मातृगुप्त है। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, प्रणदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, मातृगुप्त, सर्वनाग, पुरगुप्त, भट्टारक, विजय, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, आनंद देवी, जयमाला, देवसेना, विजया और मालिनी है। अब प्रश्न संख्या 140 है कि इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? लाला श्रीनिवास, जगदीश चंद्र माथुर, प्रताप नारायण मिश्र या बाल कृष्ण भट्ट। तो फट से जवाब आप दीजिए कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर जो है भारतेंदु युग के नहीं है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिए। जगदीश चंद्र माथुर भारतेंदु युग के गद्यकार नहीं है बल्कि समकालीन नाटककार के अंतर्गत आते हैं। इनके सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। इनके नाटक इस प्रकार से कोणार्क, पहला राजा, दरकुलदीप, शारदिया, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के हैं। कोश प्रदर्शन तंदन मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, कोश प्रदर्शन तंदन। ठीक है, चलिए संख्या 47 है कि निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना के दृश्य कौन सा विकल्प गलत है? सुरेंद्र वर्मा 8वां सर, विश्वसानी हनुष, शंकर शेषे को दौड़ता, धर्मवीर भारती अंधा कुआं। बिल्कुल यही अंधा कुआं नहीं बल्कि यहाँ पे अंधा युग होना था। अंधा कुआं तो लाल लाल होता है, लाल लाल पाल लक्ष्मीनारायण लाल जी का है, ये ध्यान में आप रखिएगा। यहाँ पे होना था अंधा युग, अंधा युग धर्मवीर भारती का है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिए। धर्मवीर भारती अंधा युग रचनाकार के दृश्य गलत है। अन्य विरुद्ध देखिए, धर्मवीर भारती का अंधा युग है। महाभारत की कथा, महाभारत युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण है। लक्ष्मीनारायण लाल करते अंधा कुआं है। सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग है। कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य आधारित 8वें सर्ग का है। हानुस भीष्मसानी का है। शकुलासुया की एक लोक कथा है। शंकर शेष की बात करते हैं। एक और द्रोणाचार्य महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथ की चित्रण है। अब प्रश्न 142 है, भोर का तारा एकांकी का पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कल्पना, कविता, देवी, श्रृंगार की मूर्ति। तो सबने कहा कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कविता है ना। भोर के तारा में देखेंगे एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री क्या है? एक कविता है, विकल्प बी। ठीक है, कविता इज राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लीजिए। भोर के तारा एकांकी पर की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है। भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। माथुर के अन्य एकांकी मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहार, कबूतर खाना और शारदिया बंदी है। 143 में है कि तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलीय एकांकी का यह संवाद किसने किससे कहा? मधु ने बसंत से, मधु ने मंगला से, बसंत ने मधु से या मधु ने चिंती से? कि तुम्हें मुझसे घृणा है, ये बसंत का सी मेरे ख्याल से होना चाहिए। बसंत ने मधु से कहा है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बसंत ने मधु से कहा। देखिए व्याख्या देख लीजिए। तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलीय एकांकी का यह अनुवाद बसंत ने मधु से कहा है। तौलीय एकांकी उपेंद्र नाथ अस्कर द्वारा लिखे थे। अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? ए 1922, बी 1926, सी 1930 या डी 1931। तो 7 से 2 हाथ करते हैं, 22 इज राइट आंसर। प्रसाद जी का नाटक है, ध्यान में रख लीजिएगा।
व्याख्या देखिए, अजातशत्रु नाटक 1922 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक इस प्रकार से हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। सज्जन मैंने आपको बताया था, सज्जन कितने बोले 10 जन, 10 जन फर 10 में। कल्याणी पढ़े हो तो भैया कल्याण हो बार बार। करुणा 13, करुणालय 13, प्राश्चित 13 है, राजश्री 15 में है, विशाख 2-1, जन्मेजय का 1 26 में। प्रश्न संख्या 145 है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक मोहर राकेश का है? लहरों के राजहंस, कोणार्क, अंधा युग या फिर डॉक्टर। तो लहरों के राजहंस मोहर राकेश का है। लहर तिरछी तिरछी चलती है, 1963 में लिखा गया है, ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लीजिए। तो व्याख्या, लहरों के राजहंस 1963 में मोहन राकेश का नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पात्र जो है सुंदरी तालका है। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य नाटक है आषाढ़ का एक दिन 58 में, आधे अधूरे 69 में, पैर तले जमीन। जबकि कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक है। प्रश्न संख्या 146 है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार यानी गायकवाड़ का वर्णन किया है? बर्ददशा, विशेष विषम औषधम, नील देवी वैदिकी, हिंसा हिंसा नाभवत। 146 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विष ही विष की औषध है। विशेष विषम औषधम में राज परिवार का वर्णन उन्होंने किया है बड़ौदा। बा से बड़ौदा, बा से विशेष विषम औषधम, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लीजिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने विशेष विषम औषधम नामक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है। यह भाण यानी कि एक पात्री नाटक है। अन्य नाटक है वैदिकी हिंसा नाम, तो 1973 में प्रहसन है। भारदुषा, देखिए वैदिकी हिंसा, विष अगर कहीं से मिल जाए, विष विषय मतलब विष मिल जाए ना, तो कहते हैं विष मिल जाए, विष को भैया भाण में डाल दो। भाण डालने का मतलब भाण है, भाण प्रकार का नाटक है ना। और वैदिकी हिंसा ना होती है तो भैया प्रहसन है 73 में। भारदुषा 80 में होती है दुर्दशा, नाट राशक है, लाश है। नील देवी एक सी होती है, गीत रूपक है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 147 है, अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? पारिवारिक, युद्ध उसके बाद की समस्या, सामाजिक समस्या, राज काज की समस्या है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लाख किया जाए। युद्ध उसके बाद की समस्या अंधा युग में होती है। अंधा युग धर्मवीर भारती का कह सकते हैं बिल्कुल नाटक के, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसकी आप व्याख्या भी देख लीजिए कि अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है नाटक है। इस नाटक की समस्या है युद्ध और उसके बाद की समस्या। अंधा युग महाभारत के अंतिम दिन की कथानक है। प्रश्न संख्या 148 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? अंधेर नगरी, नहुस, विशेष विषम औषधम, वैदिकी हिंसा। तो नहुस इनका नाटक नहीं। नहुस हिंदी का पहला नाटक माना जाता है, जिसे इनके पिताजी गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये इसमें नहीं है। व्याख्या देख लीजिए, दिए गए नाटकों में नहुस नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नहीं, बल्कि भारतेंद्र जी के पिता गिरधर दास गोपाल चंद्र द्वारा 1859 ईस्वी में लिखित हिंदी का पहला नाटक है। प्रश्न संख्या 149 है कि भारतेंद्र द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? नील देवी, भारदुदशा, विद्या सुंदर, वैदिक हिंसा ऐसा ना बहुत। 149 की बात अगर करेंगे तो बिल्कुल आपका सही विकल्प पहुंच गया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए। विद्या सुंदर इज राइट आंसर। चौर पंचाभिषद का इन्होंने अनुवाद किया है। विद्या सुंदर भारतेंद्र जी अनुवादित है। संस्कृत के चौर पंचाभिष का अनुवाद किया गया है। बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में सही अर्थों में भारतेंद्र हरिश्चंद्र को नाटक विधा का प्रवर्तक माना जाता है। मौलिक और अनुदित मिलाकर भारतेंद्र ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 150 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? अंधा युग, माधवी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में। तो अंधा युग आपका समय सही हो गया कि सर विकल्प ये को लाख किया जाए। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नाटक है, ये भीष्म साहनी का नहीं है। बाकी माधवी, हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में इनके द्वारा लिखे गए नाटक है। व्याख्या आप देख सकते हैं कि अंधा युग भीष्म साहनी का नाटक नहीं है, बल्कि यह एक धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाटक जो कि महाभारत के अंतिम दिवस के युद्ध पर आधारित है। हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, ये माधवी भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक है। तो मित्रों, आप सबकी मांग पर आज मैंने बिल्कुल सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक सहित पढ़ा है। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो भी आप कमेंट करिएगा, नहीं आया हो तो भी कमेंट करिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना।
आप सभी अपना ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार। बाय बाय।